हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सागर कासेट। सबसे पहले तो वेलकम टू CMA इंटरमीडिएट पेपर 12 एंड गाइस फर्दर वेलकम टू सेक्शन बी ऑफ पेपर 12 दैट इज ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो लाइन लिखा है मैंने नीचे, इससे आप चकरा गए क्या? बिल्कुल भी चकराना नहीं है। अगर ऐसे लग रहा है आपको कि पहले ही बॉल पे यॉर्कर आ रहा है या पहले ही बॉल पे गुगली आ रहा है तो भाई टेंशन मत लो, ये आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन विल बी वेरी मच कंफर्टेबल एंड आप बोलोगे कि ये तो पहले बॉल पे सिक्सर था सर। एंड ये आप 100% एश्योरेंस के साथ मैं आपको बोल पा रहा हूँ। गाइस क्यों? बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है ये सच में पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वॉट एवर द थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर इंटायर करिकुलम, ऑल थिंग्स आर almost practical in the life and that's what I have performed। तो इसके पहले कि आप सब्जेक्ट की तरफ बढ़िए आगे, सबसे पहले समझ लीजिए मैं कौन हूँ। अबाउट मी गाइस, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो क्वालिफाइड ऑल द लेवल्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया था एट द एज ऑफ 21 एंड फॉर्चुनेटली आई कुड कंप्लीट CS के ऑल द लेवल्स विथ CA at the age of 21 itself, and that's why I can proudly say that I am one of the youngest chartered accountant along with CS qualified person in the India. Guys, along with this, currently I am associated with Symbiosis University as well for the MBA as a visiting faculty। मैं पढ़ा रहा हूँ फाइनेंस के सब्जेक्ट्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, दैट आई हैव वर्क विद डेलॉइट। अगर आपने नाम सुना है डेलॉइट का, तो डेलॉइट इज वन ऑफ द बिग फोर। बिग फोर मतलब क्या सर? बिग फोर मतलब जो वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, इंडिया नहीं है, वर्ल्ड में जो 4 टॉप फर्म्स है, 4 टॉप फर्म्स इन द अकाउंटिंग फील्ड, इन द कंसल्टिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स, उसमें नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू आता है डेलॉइट and according to quality as well I believe that must be Deloitte। and वैसे तो सबके क्वालिटी ऑफ ऑडिट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मैंने डेलॉइट के साथ काम किया है इन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड दैट्स व्हाई आई कैन श्योरली से दैट दिस इज व्हाट आई विल बी डेफिनेटली गिविंग यू द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स wherever we will learn that concepts and that's why मेरा ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। Apart from this, I have recently associated with the Unacademy as well for the CA Intermediate के Auditing and Assurance का subject as well as for other subjects of Financial Management for CA Intermediate level। मैं खुद के लेवल पे काम कर रहा हूँ for all of you students of CA, CS and CMA with the गाइडलाइन प्रोजेक्ट। गाइडलाइन आप सर्च करोगे गूगल पे CA सागर कासेट एंड गाइडलाइन तो आपको पता चल जाएगा एंड यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस थिंग्स। लॉट ऑफ थिंग्स आई एम प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक शॉर्ट स्टार्टअप में मैंने काम किया था विद द इक्विटी रिसर्च, ठीक है, तो इसीलिए फाइनेंस में डेफिनेटली मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो भी रिलेवेंट रहेंगे ऑडिट में वो मैं दे पाऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव टॉट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई डेफिनेटली आई कैन से दैट it is very beneficial for all of you to watch all these lecture series and very appropriately full concentration के साथ and you will be 100% comfortable with this particular subject, not just from the exam point of view बेटा, but आप एकदम comfortable रहोगे with the practical point of view and आपको इतना ज़्यादा clarity रहेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। and that's why I believe ये आपका जो experience होगा this will be around the 40 to 50 hours का experience of entire 50 marks का syllabus we are gonna complete in 40 to 50 hours। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस। एक तो 100% आपका स्टडी मॉड्यूल कंप्लीट होगा, उसके साथ कवर होंगे कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रॉम योर RTPs, फ्रॉम योर मॉक टेस्ट पेपर्स, तो ये सब चीज़ें कवर होने वाली हैं एंड इसी के साथ आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसमें कवर होने वाले हैं। एंड जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा विल ट्राई टू रिवाइज द सिलेबस, वी विल ट्राई टू रिवाइज द सिलेबस इन द लेक्चर्स इटसेल्फ एंड दैट्स वाई अराउंड 45 to 50 आवर्स का आपका पूरा लेक्चर सीरीज होगा एंड दिस एक्सपीरियंस विल बी द ग्रेट ऑफ योर लाइफ। दैट्स व्हाट आई कैन डेफिनेटली से। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अभी बढ़ते हैं हम आगे। आपको ये सब्जेक्ट के लिए क्या करना है? सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी कब करना है। सेल्फ स्टडी करेंगे सिर्फ तो होगा या नहीं होगा, एंड क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी कैसे करना है, ऑल दैट थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। चलो सबसे पहले मैं उस पर आऊँगा, देन हम बात करेंगे ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अभी देख लो बच्चा क्या होता है।
मैं बात कर रहा हूँ दो चीज़ों की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी के। सेल्फ स्टडी मतलब आप अगर सोच रहे हो भाई आपको कुछ पता ही नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको कुछ पता ही नहीं कि ऑडिट क्या है एंड आप पढ़ते जाओगे बुक से, तो कैसे पता लगेगा यार क्या है, समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रियलाइज व्हाट द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर देयर। एंड अगर आप आपका बुक देखोगे, मॉड्यूल देखोगे, तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इतने नहीं दिए हैं। सो दैट्स वाई यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी दैट प्रॉपरली विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सर फिर काफ़ी सारे बच्चे कर लेते हैं, तो फिर वो तो रट्टा मारेंगे ना, वो तो ये सोचेंगे कि हमें इसका क्या रिलेवेंस, हमें इसका क्या रिलेवेंस। तो अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि सर हम तो सीएमए बन रहे हैं, हम सीए नहीं बन रहे हैं, फिर हमें ऑडिट का क्या रिलेवेंस। तो अगर मैं आपको बता दूं, जितना रिलेवेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ऑडिट का है, उतना ही ऑलमोस्ट रिलेवेंस आपके लिए भी रहेगा सीएमए। क्यों? बिकॉज आप ही है जो कॉस्ट ऑडिट कर पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ये हम देखेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या रहता है। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट जो आप बनने वाले हो ना, आप करोगे कॉस्ट ऑडिट। सर क्या बोल रहे हो? कॉस्ट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट में काफी सारा डिफरेंस होगा। एब्सोल्युटली यस, गुड नंबर ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, बट ऑथोराइजेशन जो है ना कॉस्ट ऑडिट का सिर्फ सीएमए को है एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑथोराइजेशन है सिर्फ सीए को है। अभी आपके लिए रिलेवेंस क्यों बनता है ये ऑडिट का पूरा सब्जेक्ट समझना? बिकॉज जो प्रिंसिपल्स, जो थॉट प्रोसेस, जो काफी सारी चीजें हैं ना जो ऑडिट में हम करते हैं, वो काफी सारी चीजें सिमिलर है विद स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। सो आपका थॉट प्रोसेस, आपके लॉज, कंप्लायंस, रेगुलेशंस जो भी है, काफी सारी जगह पे आपका कॉमन चीज आता है। एंड दैट्स द रीजन आपको ये सब्जेक्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट द थ्योरेटिकली, नॉट जस्ट विथ रट्टाबाजी। सही है? क्लियर है? सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। अगर आप सोच रहे हो कि सर फिर भी हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई एम देयर विथ यू फॉर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आपको एक वे बता रहा हूं, तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको इजी रहेगा इस सब्जेक्ट को टैकल करना प्रैक्टिकली एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट यू विद दिस पर्टिकुलर पेपर। अभी मैं सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग बात करूंगा। तो सर ऐसा मतलब है क्या कि अगर हम आपके क्लासेस कर ले तो पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा? नो बेटा, अगर आप मेरे क्लासेस कितने भी बार कर लो, आपको कंसेप्चुअली 100% क्लियरेंस रहेगा, आपको एग्जामिनेशन के लिए भी 100% क्लियरेंस रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका 100% रहने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंस होता है सेल्फ स्टडी, एंड दैट सेल्फ स्टडी इज व्हाट यूर रिवीजन के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं? रिवीजन के लिए। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर हम ये क्लासेस कर ले तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा? भाई आपको 100% कॉन्फिडेंस रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग कॉन्फिडेंस अबाउट रिवाइजिंग, कॉन्फिडेंस अबाउट द रिवाइजिंग इन व्हाट योर एग्जाम ऑल, कि जो 3 घंटे में आप पेपर लिखोगे ना, तो वहां पे कितना रिवीजन काम आएगा, दैट रिवीजन विल बी थ्रू दिस सेल्फ स्टडी। एंड दैट्स व्हाई सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अलोंग विद दिस क्लासेस। सही है? क्लियर विद दिस? एंड ये सब्जेक्ट में ज्यादा सेल्फ स्टडी की क्यों जरूरत पड़ती है अलोंग विद क्लासेस, क्यों बार बार रिवाइज करना पड़ता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन कि ये सब्जेक्ट है टेक्निकल, जो आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं। तो दैट्स वाई इसमें काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे जिसको मैं नाम दूंगा कीवर्ड्स का। क्या बोला मैंने? काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स है जिसको मैंने नाम दिया कीवर्ड्स का। अभी मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, एक है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीवर्ड्स गुड अमाउंट ऑफ रिलेवेंस है इसका। क्यों? बिकॉज वेन एवर यू विल बी टॉकिंग टू योर क्लाइंट यार, whenever you will be talking to your boss, whenever you will be talking to your team members, you will have to use such amount of keywords, and that's why ये आपका communication power improve करेगा, and that's why practical point of view से ये बहुत ज़्यादा relevance हो जाता है। सर फिर एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन के लिए उससे भी ज़्यादा रिलेवेंस है, बिकॉज आपको मार्क्स मिलेंगे यूजिंग दिस कीवर्ड्स। समझा? आपको मार्क्स मिलेंगे यूजिंग दिस कीवर्ड्स अलोंग विद कंसेप्ट। यू शुड बी एबल टू राइट योर आंसर इन प्रॉपर लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, एंड दैट्स वाई ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। एंड दैट्स वाई इस डिफिकल्ट लेवल को एकदम ईजी बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कंटिन्यूअस रिविजन विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सही है? क्लियर है? आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट का कंटिन्यूअस रिविजन क्यों ज़्यादा जरूरी है।
अभी क्लासेस में सर हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवरेज इन क्लास अगर मैं बात करूं तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए कवरेज इन क्लास। सबसे पहले 100% स्टडी मॉड्यूल, आपका जो स्टडी मॉड्यूल है वो 100% हम कवर करेंगे इंस्टीट्यूट का। सही है, क्लियर है? इसके साथ मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सर आप मैक्सिमम पॉसिबल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैं कितने भी एग्जाम्पल्स दूँ आपको खत्म ही नहीं होंगे, कितने भी एग्जाम्पल्स दूँ खत्म ही नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतने ज़्यादा मैं डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल्स देना ट्राई करूंगा। सही है, क्लियर विद दिस? नाउ थर्ड थिंग, these examples will be based upon my Deloitte का experience, my articleship। आपको अगर पता है तो सीए में 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, राइट? सो 2.5 ईयर का आर्टिकलशिप, 6 महीने का आपका प्रिपरेशन लीव रहता है। तो 2.5 ईयर्स में वट एवर आई हैव परफॉर्म 99% मेरा वर्क था ऑडिट के रिगार्डिंग। फिर वो स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, M&A वगैरह वो भी बताऊंगा मैं, बट मेजरली मेरा 95 to 99% ऑफ वर्क वॉज रिलेटेड टू ऑडिटिंग, एंड दैट्स वाई आई वर्क विथ अ लॉट ऑफ बिग 4 during my articleship as well, and along with that I could work for a lot of listed companies as well as big companies, MNCs. So that's why मेरा internship का experience के basis पे भी I will be able to give you a lot of examples for your audit subject. Apart from this, ये तो हो गया सर practical examples, अभी study module भी cover कर लिया। Most important आपके लिए जो रहता है examination के लिए, that is your MTP, जो mock test paper है, इसके साथ RTPs रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, एंड अदर क्वेश्चन मटेरियल। क्या बोला मैंने? अदर क्वेश्चन मटेरियल, कि जो भी अदर क्वेश्चन मटेरियल है इंस्टीट्यूट ने उनके ऑफिशियल साइट पे दिए हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई बिलीव इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मॉड्यूल, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एंड फोर्थ थिंग हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट रिविजन इन क्लास। रिवीजन इन क्लास जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वी विल ट्राई टू रिवाइज मैक्सिमम कंसेप्ट्स। लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिंकिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, लिंकेज ऑफ द कंसेप्ट्स। लिंकेज मतलब क्या सर? एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से लिंक है ना, तो वो सब चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट्स, एंड इसको समझना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा विद दिस लिंकेज ऑफ कंसेप्ट्स। इफ आई कैन टेल यू दैट ये ऑडिट का मैं जब सीए इंटरमीडिएट पढ़ाता हूँ तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ सिलेबस, ऑलमोस्ट 90% ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स आर कवर्ड इन वन चार्ट ओनली। एक ही चार्ट में इतनी सारी चीजें लिंक हो जाती है यार, ऑलमोस्ट 90% चीजें लिंक हो जाती है। अभी बाकी 10% जो है, जो कंप्लीट थ्योरेटिकल है या जो कंप्लीट बाकी रिलेवेंस के साथ है, जो इजीली लिंक नहीं होती, उसको हमने साइड में कर दिया। एंड ऐसी जो चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लिंकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिंकेज कैसे हेल्प करेगा? यू विल बी वेरी मच एबल टू रियलाइज, जब हम ये करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी होगा आपको ये रिवाइज करने में, बिकॉज आपको याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि भैया ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, तो बहुत ज़्यादा चेन अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, एंड यू विल रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स वेरी इजीली। ये सब चीज़ें हम करेंगे, एंड आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे यू कैन डेफिनेटली टेल मी योर क्वेरीज। यस, आप ये लेक्चर्स जो रहेंगे, ये लेक्चर्स जाएंगे हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। एक प्लेटफॉर्म है अपना गाइडलाइन का, एंड सेकंड प्लेटफॉर्म है विद दिस प्रणव चांडक सर के क्लास के थ्रू। So both of these platforms, whatever the queries you will be having guys, you will be definitely able to talk to me, and सभी queries को entertain किया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सभी queries resolve हो जाएगी आपकी एकदम टाइमली बेसिस पे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चलो गाइस, अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर 12। इसके पेपर 12 के बारे में क्रक्स हम समझ लेंगे कि क्या है पेपर 12 में, उसके साथ हम बातें करेंगे। पेपर 12 में आपके 2 सेक्शंस है। सबसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए विद द कंपनीज अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स बात करूंगा इन शॉर्ट। यस, ये है 50% मतलब 50 मार्क्स के लिए, एंड सेक्शन बी है आपका ऑडिटिंग, दैट इज ऑफ योर 50 मार्क्स। हम डिस्कस करेंगे पूरा सेक्शन बी, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा सेक्शन बी ऑफ ऑडिटिंग। इसमें मेजरली 2 ही पार्ट दिए हैं इन्होंने, एक है ऑडिटिंग कंसेप्ट्स एंड सेकंड है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो 2 मेजर सेक्शन दिए हैं, इसके अंदर हम जाके देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं। सो गाइज, हियर इज विथ ऑल ऑफ यू ऑडिटिंग का 50 मार्क का बाइफिकेशन विद दिस 2 सेक्शंस। सबसे पहले गाइज है आपके सामने ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स।
ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स में अगर मैं बात करूं तो ऑडिट का नेचर क्या है, क्या नेचर मतलब क्या क्या टाइप के ऑडिट होते हैं भैया, क्या नेचर होता है ऑडिट का, क्या होता है ऑडिट एग्जैक्टली, स्कोप इसमें क्या क्या कवर होता है, मतलब व्हाट इज कवर्ड इन ऑडिट। अगर मैं बोलूं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो क्या, उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि एक सोल प्रोप्राइटर है उसका ऑडिट कर रहा हूं तो क्या, पार्टनरशिप फर्म है तो उसका ऑडिट कर रहा हूं तो क्या। सो ये सब चीजें स्कोप एंड बेसिकली टाइप हो गए। अभी हर एक इसका मैं जब बात करूंगा कि कंपनीज ऑडिट में मैं क्या करूंगा, क्या व्हाट इज कवर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द कंपनी का ऑडिट, दैट इज व्हाट योर स्कोप। ठीक है, उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग कि भाई ऑडिटिंग का क्या जरूरत है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, वो हम बात करेंगे इसमें। उसके बाद में ऑडिटिंग एंगेजमेंट, ऑडिट का एंगेजमेंट मतलब जो असाइनमेंट रहता है जिसको आप शॉर्ट लैंग्वेज में बोलोगे आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट बोलते हो ना, असाइनमेंट मतलब मैं जो काम कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल वर्डिंग एंगेजमेंट इन ऑडिट। तो ऑडिट एंगेजमेंट, अभी इसके रिगार्डिंग क्या रहता है, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स रहेंगे, तो प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग हम रेफरेंसेस देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं भाई, ये ऑडिट एंगेजमेंट अगर मुझे लेना है तो मैं इजीली ले सकता हूँ क्या, या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेंगे। यस, तो इसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बात करेंगे। मैं अभी नंबर्स वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको नंबर्स वगैरह बताऊंगा कौन सा स्टैंडर्ड क्या बात करता है, ठीक है। बट ऑडिटिंग एंगेजमेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी ऑडिट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम आएगा कि भैया क्या क्या चीजें हमने परफॉर्म करनी है, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देन जो भी हम काम करेंगे वो काम किसी फाइल में हम डॉक्यूमेंट करेंगे ना, लिख के रखेंगे भाई ये हमने किया, इसके तरफ से ये हमारा कंक्लूजन हुआ, तो उसको बोलेंगे ऑडिट वर्किंग पेपर्स। उसी का ऑडिट वर्किंग पेपर्स का पूरा फाइल बनाया उसको बोले ऑडिट फाइल और ऑडिट नोटबुक, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। बिफोर गोइंग आपको एक शॉर्ट में अगर ऑडिट का सब्जेक्ट बता दो कि ऑडिट मतलब क्या है, तो देखो मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, दैट इज ऑफ योर स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या बोल रहा हूं मैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। एकदम शॉर्ट में समझ लेंगे ऑडिट क्या होता है। ऑडिट मतलब सिंपल सी बात है, देख लो एक कंपनी है, मैं क्या बोला, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, सही है। ABC लिमिटेड के लिए SK सागर कसट को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर। अभी कौन अपॉइंट करता है क्या करता है वो हम सिलेबस में देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी मैं बोला कि भाई मुझे अपॉइंट किया है, मैं हूँ देखो यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे, अभी मुझे अपॉइंट किया इन्होंने एज एन ऑडिटर। तो मैं जाऊँगा कंपनी के पास, बोलूँगा भाई 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 मुझे तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर करके अपॉइंट किया है ना, तो अभी मैं आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अभी आपको पता ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं भाई, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, क्या क्या आता है एक बार मेरे साथ रिवाइज करना अगर आपको पता है तो। बैलेंस शीट आएगा, देन P&L आएगा, इवन इफ आप रिकॉर्डेड देख रहे हो फिर भी आपने बोलना है मेरे साथ, आजू बाजू वाले जो भी रहेंगे आपके साथ, पागल समझा तो भी चलेगा, आपने बोलना है मेरे साथ। बैलेंस शीट है, P&L है, उसके बाद में कैश फ्लो है, उसके बाद में क्या है बेटा आपका नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है भैया, यस। एंड उसके बाद में है आपका सोकी। सर ये क्या बोला, सोकी 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 ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर आपको पता है AS एंड इंड AS दो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है इंडिया में, अभी जो इंड AS आया उसके हिसाब से ये रिलेवेंस है सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी पता है आपको, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो ये जो नेटवर्थ है, ये इक्विटी जो है ओनर्स इक्विटी, इसमें जो भी चेंजेस होंगे ड्यूरिंग द ईयर उसका स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सब आपका पार्ट होता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अभी मैं क्या देखता हूं कि ये कंपनी जो है इस कंपनी ने कुछ जो कैपिटल लिया है, कुछ जो कैपिटल लिया है बिजनेस चलाने के लिए, ये कैपिटल आइदर वो इक्विटी से ले सकता है, इक्विटी शेयर्स पता है आपको, एंड डेट से ले सकता है, मतलब बोरोइंग्स या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सही है। अगर मैं बोलूँ भाई इक्विटी से लिया है, मतलब आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे किसी कंपनी में, एंड उनको तो पता नहीं है कंपनी में क्या चल रहा है, भाई इन्होंने तो पैसा लगा दिया इक्विटी के थ्रू, आप तो इक्विटी शेयर लेते हो ना, आपके जैसे बच्चों ने पैसा लगा दिया, बाकी सारे लोगों ने पैसा लगा दिया कंपनी में थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका पैसा यूज करके कंपनी बिजनेस करेगा। अभी जो कंपनी बिजनेस कर रहा है भाई, वो बिजनेस का कुछ लेखा चिट्ठा तो देना पड़ेगा ना आपको ऑन ईयरली बेसिस, तो एनुअल बेसिस पे वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे कि देखो भाई हमने आपके पैसे का कैसे यूज किया, तो हमने जो यूज किया उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है वो देख लो, हमारे पास जो एसेट्स है लायबिलिटीज है उसका पोजीशन क्या है वो देख लो, एक पर्टिकुलर डेट पे कैश फ्लो का क्या मूवमेंट था ड्यूरिंग द ईयर वो देख लो, एंड उसके बाद में नोट्स, इसका सपोर्टिंग देख लो, ये सभी जो अमाउंट्स देंगे हम छोटे छोटे, ये पूरे अमाउंट्स का बाइफर्केशन देख लो क्या क्या है, एंड इसी के साथ हमारे इक्विटी में कैसे चेंजेस हुए वो देख लो।
तो ये जो देंगे। अभी अगर कंपनी चाहे कि भाई हमारा जो परफॉर्मेंस था वो इतना खराब हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करें? अभी तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, आप जैसे लोग नाराज हो जाएंगे ना, तो नाराज होंगे तो कंपनी सोच रहा है भाई कोई मेरे पे नजर नहीं रख रहा है, अभी कोई नजर नहीं रख रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इसमें कुछ फॉल्ट कर देता हूं, इसमें कुछ गड़बड़ करता हूं। एंड इसका मेरा लेट से आप समझ रहे हो कि भाई मेरा टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ का, कंपनी को लगा भाई 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 एक्चुअल में तो कुछ 60 करोड़ का ही हो रहा है, अब क्या करूं मैं? अभी मैं अगर शेयर होल्डर को बोलूं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड था 100 करोड़ होना चाहिए, इंडस्ट्री में यूजुअली इतना होता है हमारे लेवल के कंपनी का, कॉम्पिटिटर्स का, और हम अटक रहे हैं 60 करोड़ पे, लास्ट ईयर से तो बहुत ही कम हो गया, तो क्या करूं? कोविड का सिनारियो, अरे कोविड तो समझ लेगा, कोविड के इसमें कॉम्पिटिटर भी है ना, तो कॉम्पिटिटर भी तो रन कर रहा है बिजनेस, वो भी अच्छे से कर रहा है, आपका क्यों खराब हुआ? अभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे तो शेयर प्राइस गिर जाएगा ना, अगर मेरा शेयर प्राइस गिर जाएगा कंपनी का तो वैल्यू डाउन हो रहा है कंपनी का, अगर कंपनी का वैल्यू डाउन हो रहा है तो कंपनी बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है भाई 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 कुछ तो करना पड़ेगा, ये 60 करोड़ दिखा के नहीं चलेगा, कॉम्पिटिटर 70 करोड़ कर रहे हैं ना, हम एटलीस्ट 65 to 68 करोड़ तक लेके जाते हैं इसको, अभी कैसे ले जाएंगे? एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं इतना टर्नओवर, एक्चुअल में तो इतना रेवेन्यू हुआ ही नहीं, तो कुछ तो घपला करेंगे ना। जो आगे के पीरियड का रेवेन्यू है इधर जो हुआ, अभी ये 31 मार्च को देना है मुझे फाइनेंशियल्स मुझे 31 मार्च को देने हैं, अभी इसके बाद में जो रेवेन्यू हुआ इसको इधर बुक कर देते हैं ना, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रिवर्स कर देंगे यार, अभी के पीरियड में बुक कर देते हैं तो ज्यादा रेवेन्यू दिखा देंगे, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, बाद में रिवर्स कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से क्लियर हो जाएंगे। भाई ऐसा गड़बड़ है, इस टाइप के काफी सारे गड़बड़ हो सकते हैं। टैक्स कम पे करना है, प्रॉफिट को कम करो, टैक्स ज़्यादा है बट बेसिकली आपको प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ाना है, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, कैसे? आइदर इनकम को बढ़ाओ नहीं तो कॉस्ट को कम करो, कुछ भी टाइप का झोल हो सकता है। अभी ये झोल देखने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे रहेंगे क्या उधर, उनको तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है इधर, तो इसके लिए इन सब लोगों ने अपॉइंट किया मुझे कि भाई तू हमारा अच्छा खासा बंदा है, तू जा इस कंपनी में देख ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना ये सही है या नहीं है, एंड तू हमें बता के कि भाई इन्होंने जो भी बैलेंस शीट बताया, जो भी P&L बनाया, जो भी कैश फ्लो बनाया, जो भी नोट्स बनाए, जो भी सोकी बनाया, वो सब सही है क्या? मैं बोलूँगा भाई मैं कैसे बोलूँ 100% एक्यूरेटली कि भाई ये सब सही है या नहीं, लाखों ट्रांजेक्शन हुए यार कंपनी में, तो मैं कैसे बोलूँ यार इतने सारे ट्रांजेक्शन्स? बोले तू टेंशन मत लेना, तू सारे मत टेस्ट कर, तू कुछ टेस्ट ही कर बस। तो अभी P&L में रेवेन्यू चेक करना है ना तुझे, तो 100 करोड़ का रेवेन्यू, अभी 60 करोड़ का रेवेन्यू बोल रहा है ना वो, तो 60 करोड़ के पूरे मत चेक करना, कुछ सैंपल बेसिस पे चेक कर, अगर वो सही मिले तो तू बता देना हमें कि सब सही है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं तो बोला सही, अब तो ठीक लग रहा है मुझे। तो ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ ना मैं अभी, मैं बोलूँगा भाई मैं एग्जामाइन करूँगा, किसको एग्जामाइन करूँगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अभी मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ या शेयर होल्डर्स के लिए कर रहा हूँ? ये तो हुए शेयर होल्डर्स। अभी मैं काम कर रहा हूँ शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए नहीं। तो मेरा और कंपनी का कुछ रिलेशन होना चाहिए क्या? नो। और ये जो रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा और कंपनी का रिलेशन रहा तो फिर तो मैं बायस हो जाऊंगा ना, कंपनी के झोल रहा तो भी मैं मिटा दूंगा, बताऊंगा नहीं शेयर होल्डर्स को, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पे बोलते हैं कि भाई तू जो होएगा ना, ये बंदे का इस कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ये बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नाम तो सुना ही होगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर नहीं सुना तो इंडिपेंडेंट होना मतलब ऐसा बंदा कि जिसका उस कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड दैट्स वाई ये कंसेप्ट आता है कि ये जो बंदा ऑडिट करेगा, ये एग्जामाइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड ओपिनियन देगा। क्या बोला मैंने? मैं तो ओपिनियन दूंगा ना, मैं 100% कैसे बोलूंगा कि सही है या नहीं है, बट मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा, जितना मैंने टेस्टिंग किया ना उस हिसाब से ये जो सही दिखा रहे हैं ना, ये सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा किसको? शेयर होल्डर्स को। अभी ये कैसे बताऊंगा, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब हम डिटेल करेंगे, डिस्कस विद द नेक्स्ट लेक्चर। सही है। तो ये शॉर्ट में होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ओपिनियन ऑन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि वो सही है या नहीं है, टू सर्टेन एक्सटेंट एश्योरेंस देना, इसको बोलते हैं क्या बेटा? ऑडिट का असाइनमेंट। सही है, क्लियर है? ये होता है आपका ऑडिट।
अभी इसमें स्टैट्यूटरी कब रहेगा, बाकी क्या रहेगा, ये हम बात करेंगे बाद में, टेंशन मत लो, एकदम डिटेल में हम बात करेंगे, एकदम डिटेल में करेंगे। अगर आपको अभी भी काफी सारे कंफ्यूजन होंगे, काफी सारे डाउट्स होंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे विद द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, बिकॉज सब चीजें यहाँ पे बोलना लगूंगा तो अपना यही लेक्चर 10 घंटे का हो जाएगा, बिकॉज काफी सारी चीजें लिंक है ना, तो दैट्स वाई डोंट वरी एट ऑल, ये आपका क्लियर हो जाएगा एकदम परफेक्टली। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना बेटा, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देख लो आपका ऑडिट का एविडेंस, मतलब अभी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो चेक करने के लिए मुझे कुछ तो एविडेंस लगेंगे ना, तो एविडेंस के बारे में बात करेगा। उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट, जब मैं ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं तो लिख के दूंगा, मैं फोन पे थोड़ी ना बताऊंगा ये देख ले भाई, ऐसा नहीं होता है ना, मैं तो लिख के दूंगा, और जो लिख के दूंगा ओपिनियन उसको बोलेंगे थ्रू ऑडिट रिपोर्ट, सही है। इसके बाद में कंपनी कुछ अगर घपला ना हो तो कंपनी भी चाहेगा ना भाई, टॉप मैनेजमेंट चाहेगा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय कुछ घपला ना करे, तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट कुछ ऐसे प्रोसीजर लगाएंगे, वो चेक करेंगे खुद उसके लेवल पे, तो डेली बेसिस पे कुछ चेकिंग होगा, उसको बोलेंगे इंटरनल चेक्स। अगर पीरियोडिक बेसिस पे कुछ गफला होने के रिस्क है एंड उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वो रिस्क ना हो राइज, इसीलिए वो कुछ पॉलिसी प्रोसीजर लगाएंगे कि भाई हम ये पीरियोडिक बेसिस पे कुछ चेकिंग करेंगे या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करेंगे, उसको बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल। एंड कोई एक स्पेसिफिक बंदा रखेंगे कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ना, इसके आने से पहले कुछ बैंड बजा देगा, तो उसके पहले किसी और बंदे को अपॉइंट करते हैं, भाई तू ही पहले चेक कर लेना, तू अपना बंदा है, तू ही पहले चेक कर ले कि सब सही है क्या, नहीं तो फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा, हमारी बैंड बजाएगा एंड शेयर होल्डर को बोल देगा कि ये लोग घपला कर रहे हैं, उसके पहले तू ही बता दे कुछ घपला है क्या। ये जो कंपनी का अपना आदमी है ना, वो है इंटरनल ऑडिटर, सही है, क्लियर विद दिस। अगर कुछ भी टेंशन मत लो भाई, ये एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल पे, एकदम डिटेल में बात करेंगे। अगर ऐसा होता था तो ये आधे घंटे में, 1 घंटे में खत्म हो जाता चैप्टर, बट टेंशन मत लो, ये काफी सारी चीजें हैं, इसमें डिटेल में बात करेंगे हम बाद में। इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि ये जो ऑडिट होना है, अभी जो एसके को अपॉइंट किया, भाई ये एसके कुछ घपला कर दे तो एसके के लिए किसी ने तो ध्यान देना चाहिए ना, ये ध्यान देने वाला कौन है, कंपनीज एक्ट 2013, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सही है। तो एमसीए ध्यान देगा, कंपनीज एक्ट 2013 अपने को ध्यान देगा विद दिस ऑडिटर, एंड एमसीए ध्यान देगा विद दिस कंपनी कि भाई जब ये ऑडिटर आ रहा है तो तूने उनको सपोर्ट करना है। तो इसके रिगार्डिंग जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं ना, वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। फिर ऑडिटर कौन होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या, वो कब ऑडिटर नहीं बन सकता, उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या, वो उसको कौन अपॉइंट करेगा, कितने दिन तक अपॉइंट करेगा, रेम्यूनरेशन, उसको पैसा कौन देगा, कितना देगा, कौन डिसाइड करेगा, रिमूवल, उसको कोई निकाल सकता है क्या, अगर निकाल सकता है तो कौन निकाल सकता है, कब निकाल सकता है, पावर्स एंड ड्यूटीज, उसकी पावर क्या है, उसके पास उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके पास क्या पावर है एंड उसकी ड्यूटीज क्या है। इसके बाद में कॉस्ट ऑडिट, जो आपके लिए सबसे रिलेवेंट रहेगा, कॉस्ट ऑडिट, भैया क्या बोला मैंने, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ये रहेगा सीएस वालों के लिए, क्या किसके लिए, सीएस, एंड ये रहेगा आपका सीएमए वाला। तो ये कॉस्ट ऑडिट की रिगार्डिंग बात करेंगे। देन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, कि भैया हमें जो रिपोर्ट करना है ओपिनियन, उसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट क्या बातें करता है। रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट का मतलब क्या, रिपोर्ट का मतलब क्या, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स, की रिपोर्टिंग में मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करूंगा। क्वालिफिकेशंस इन द रिपोर्ट, कि अगर कुछ झोल हो रहा है तो झोल में कैसे बताऊंगा, वो झोल को बोलते हैं क्वालिफिकेशन, सही है, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बोला। मिसलेनियस ऑडिट, अभी ये तो सब हो गया बेसिक लेवल पे, सब कंपनीज एक्ट वगैरह हम पढ़ लिए। अभी कुछ मिसलेनियस ऑडिट रहेंगे कि किसी का ब्रांच है तो ब्रांच का ऑडिट कैसे करें, बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग का ऑडिट कैसे करें, ज्वाइंट ऑडिट मतलब एक ही कंपनी का मोर देन 1 पर्सन ऑडिट कर सकता है क्या, तो कैसे करेंगे। शेयर्स का ऑडिट, डिबेंचर्स का ऑडिट, डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब डिविडेंड्स का ऑडिट, सही है। उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स कौन होता है, इनके डिफरेंसेस, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी जो ऑडिटर ये ऑडिट करेगा, ये किसी स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे प्रिंसिपल्स रहने चाहिए ना उसके पास, या उसके मन में आया कुछ भी करना है तो कुछ भी करेगा, नो 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 नो, ऐसा नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बोला मैंने, नाम याद रखने का सोचना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसको शॉर्ट में हम प्यार से बोलेंगे SA। क्या बोला, SA, क्या बोला, मेरे साथ बोलना, SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, हम बात करेंगे, टेंशन मत लो, आपके सिलेबस में बहुत कम है।
उसके बाद में ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, कि कुछ अलग अलग टाइप के अंडरटेकिंग है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक है, ट्रस्ट है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, तो गवर्नमेंट है, मतलब कैसे ऑडिट करेंगे, इन सब का अलग अलग सिचुएशन में इनकी सब बातें करेंगे। ये आपका हो गया पूरा ऑडिट का सिलेबस। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल अगर कुछ है तो डेफिनेटली मुझे बताना। मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, CA सागर कासट इन ब्रैकेट गाइडलाइन। ये मेरे गाइडलाइन का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं क्वेरीज का। इसके अलावा ठीक है, प्रणव चांडक सर के थ्रू अगर कोई है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म पे जो भी है वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी भी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है, ऑन 9607275553। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे क्वेरीज भेज सकते हो, ठीक है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। कोई भी टेंशन का बात नहीं है, मैं पर्सनली आपको सभी क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्ड करूंगा। ये आप कॉन्टैक्ट नंबर डेफिनेटली नोट करके रख देना। आप मुझे ईमेल कर सकते हो आपके क्वेरीज ऑन दिस मेल ID। एक सेकेंड बस, ca.sagar@gmail.com। सही है, इस मेल ID पे आप मुझे मेल कर सकते हो। सो आपको सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अभी आप मुझे डेफिनेटली रिप्लाई, बेसिकली क्वेरी जो रहेंगे वो सेंड कर पाओगे इधर सबको, आपको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, टेंशन की बात कोई भी नहीं है। चलो, तो इसी हिसाब से अभी मैं ये इंट्रोडक्शन लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे विथ योर सिलेबस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत ही बढ़िया होने वाला है, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस इंटायर लेक्चर्स, ऑल द लेक्चर्स यू विल बी एंजॉइंग। सब आपको एकदम बढ़िया लगेगा। कुछ क्वेरीज रहेंगे तो सभी रिजॉल्व हो जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, लॉट ऑफ बेनिफिट्स के साथ। यहीं पे एंड करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।